दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मनुष्य का पाचन तंत्र यानी कि डाइजेशन सिस्टम ऑफ ह्यूमन। दोस्तों इस चीज़ को आज हम पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे, साथ में इस चीज़ को हम चित्र के माध्यम से भी समझते चलेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है अंतर्ग्रहण। दोस्तों भोज्य पदार्थ का शरीर में पहुंचने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। अब चूंकि पृथ्वी पर दो प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, जिसमें से हमारा पहला होता है एक कोशिकीय जंतु और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है बहुकोशिकीय जंतु। दोस्तों एक कोशिकीय जंतु जो होते हैं जिनके पास मुख नहीं होता, यानी भोजन करने के लिए मुख नहीं होता, और जो बहुकोशिकीय जंतु होते हैं इनके पास भोजन करने के लिए मुख होता है। जैसे बहुकोशिकीय में मनुष्य हो गए, बंदर हो गए, चिड़िया हो गई, इनके मुख होता है भोजन करने के लिए। लेकिन ये जो एक कोशिकीय जंतु हो गए, जैसे अमीबा हो गया, तो अमीबा में क्या होता है कि इसके मुख नहीं होता है भोजन करने के। तो इस प्रकार से दो प्रकार के जंतु पृथ्वी पर पाए जाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम एक कोशिकीय जंतु की बात करें, तो चूंकि हम इसके पहले वाले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि अमीबा अपना भोजन कैसे करता है। सबसे पहले क्या होता है कि ये भोजन के पास पहुँचता है और भोजन को अपने शरीर के पास ले जाता है और वहाँ पर चिपका लेता है। इसके बाद में क्या होता है कि धीरे धीरे उस भोजन को ये अमीबा घेर लेता है चारों तरफ से। फिर यहाँ पर क्या होता है कि जब ये धीरे धीरे उस चीज़ को घेर लेता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका भोजन होता है, भोजन यहाँ पर कई टुकड़ों छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और टूट कर इस अमीबा के पूरे पार्ट में यहाँ पर मिल जाता है और उसके बाद में इसका अवशोषण हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो हमारा अमीबा होता है ये भोजन करता है। और यहीं पर जो मनुष्य होते हैं या चिड़िया होती हैं, यानी कि जो बहुकोशिकीय जंतु होते हैं, ये अपने मुख द्वारा भोजन को अंदर लेते हैं। तो ये तो हमारा हो गया अंतर्ग्रहण। अब हम बात करते हैं पाचन के बारे में, यानी कि डाइजेशन के बारे में। दोस्तों जटिल तथा अघुलनशील खाद्य पदार्थों को भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं द्वारा घुलनशील पदार्थों में बदलने की क्रिया पाचन कहलाती है। कहने का मतलब क्या है कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन पहले से घुलनशील नहीं होता है। उसको जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो चूंकि हमारे शरीर में पाई जाती हैं आहार नाल, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जितने आपके पार्ट होते हैं शरीर के, ये आपके हैं आहार नाल। अब आहार नाल कई पार्ट से मिलकर बना होता है और प्रत्येक पार्ट में विशेष प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है और उस ग्रंथ से पाचक रस निकलते हैं। ये जो पाचक रस इन ग्रंथियों से निकलते हैं ये आपके भोजन में मिलते हैं और इसी आहार नाल में क्या होता है कि ये जब आपके भोजन में पाचक रस मिलते हैं तो इस भोजन को वो तोड़ते हैं और तोड़कर क्या करते हैं कि इसको जल में घुलनशील बनाते हैं। यही क्रिया आपकी पाचन कहलाती है। अब दोस्तों मनुष्यों में पाचन दो प्रकार से होती है, जिसमें से पहला होता है भौतिक पाचन और दूसरा होता है रासायनिक पाचन। अब दोस्तों यहाँ पर भौतिक पाचन तथा रासायनिक पाचन को समझने से पहले यहाँ पर हम मनुष्यों के पोषण की प्रक्रिया में जो हमारे आहार नाल होते हैं, इसमें जितने पार्ट्स होते हैं इनके नाम को जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो मुख के अंदर ये जो पूरा पार्ट है इसको हम बोलते हैं मुख गुहिका। अब मुख गुहिका में आपके दांत हो गए, जीवा हो गई और उसके बाद में यहाँ पर लार ग्रंथियाँ हो गई, ये सारी चीज़ें आपकी मुख गुहिका में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर हम मुख गुहिका को जान गए। अब इस मुख गुहिका का संबंध यहाँ पर नीचे एक नली से होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक नली है। क्या होता है कि जब हम भोजन को करते हैं तो भोजन हमारा इसी नली से होते हुए हमारे पेट के अंदर जाता है। तो यहाँ पर इस नली को हम बोलते हैं ग्रास नली। तो ये चीज़ हमारा दूसरी बात हो गई। अब यहाँ पर ये जो ग्रास नली होता है, इस ग्रास नली का संबंध एक यहाँ पर आमाशय से होता है। ये जो आकृति यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है ये हमारा होता है आमाशय। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, ये हमारा है आमाशय। अब यहाँ पर आमाशय के नीचे यहाँ पर ये जो नली यहाँ पर घुमाव घुमाव के नुमा यहाँ पर दिखाई दे रही है, इस नली को हम बोलते हैं ग्रहणी। अब इस ग्रहणी से तीन चीज़ें जुड़ी होती हैं। पहली यहाँ पर ये जो बड़ी सी आकृति दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं यकृत। तो ये यकृत हमारी इस ग्रहणी से जुड़ी होती है। उसके बाद में यहाँ पर इसी यकृत के जस्ट नीचे यहाँ पर एक थैली नुमा आकृति दिखाई दे रही है। इस थैली नुमा आकृति को हम बोलते हैं पित्ताशय। तो ये भी हमारी इसी ग्रहणी से जुड़ी होती है। और यहाँ पर इस साइड में अगर आप देखें तो ये जो पीली पीली जो आकृति दिखाई दे रही है ये हमारी होती है अग्न्याशय। तो ये भी हमारा इसी यहाँ पर ग्रहणी से जुड़ा हुआ होता है। अब यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा यकृत होता है ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है।
उसके बाद में इसी यकृत में क्या होता है कि यकृत में बनते हैं पित्त रस, और ये पित्त रस केवल इस यकृत में बनते हैं। और उसके बाद में ये जो पित्त रस है वो एकत्रित होता है, ये जो हमारा पित्ताशय होता है, यानी कि ये जो थैली है इसमें, और इस थैली से पित्त रस निकलकर ग्रहणी में आता है और भोजन में मिलता है। तो ये इतनी बात हो गई। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो नीचे यहाँ पर ये छल्ले नुमा भाग जो दिखाई दे रही है, ये हमारी होती है छोटी आंत। उसके बाद में यहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ यम आकार की आकृति दिखाई दे रही है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं बड़ी आंत। और उसके बाद में अगर हम एकदम नीचे के भाग में आ जाएं तो यहाँ पर ये जो भाग हमारा है, ये हमारा कहलाता है गुदा नाल, और इसके अंतिम छोर को हम बोलते हैं गुदा द्वार। तो यहाँ पर हम जान गए मनुष्यों के पोषण प्रक्रिया में जो आहार नाल होते हैं इसके अनेक पार्ट्स के बारे में। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं भौतिक पाचन के बारे में। दोस्तों भौतिक पाचन के अंतर्गत भोजन को चबाना, यानी कि जो भोजन को अंतःग्रहण आपने किया उसके बाद में भोजन को जब चबाते हैं तो ये क्रिया आपकी आती है इस भौतिक पाचन के अंतर्गत। उसके बाद में जब आप भोजन को करते हैं तो भोजन जब आपके ग्रास नली से गुजरती है तो ये गुजरती है क्रमांकुचन गति के कारण, यानी कि आपके इस ग्रास नली में क्रमांकुचन गति होता है, और इसी क्रमांकुचन गति के कारण आपका जो भोजन है वो नीचे की ओर जाता है। तो ये क्रिया जो आपकी होती है ये भी भौतिक पाचन के अंतर्गत होती है। तो यही आप अब यहाँ पर अगर आप आमाशय में आए तो यहाँ पर भी क्रमांकुचन गति होता है। तो इसी के कारण यहाँ पर क्या होता है कि चूंकि उसमें हमारे जठर रस पाए जाते हैं इस आमाशय में, तो जठर रस मिल जाते हैं भोजन में, उसके बाद में क्रमांकुचन गति होती है जिसके कारण हमारा जो भोजन है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर लुगदी बनता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो क्रमांकुचन गति होता है ये हमारा इस भौतिक पाचन के अंतर्गत आता है। तो ये क्रियाएं हमारी आती हैं भौतिक पाचन के अंतर्गत। अब हम यहाँ पर बात करते हैं रासायनिक पाचन के बारे में। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम रासायनिक पाचन के पहले पॉइंट पर बात करें तो हमारा पहला पॉइंट है मुख गुहिका में पाचन। तो दोस्तों इस चीज़ को सबसे पहले हम लिखना जान लेते हैं और उसके बाद में इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। मुख में उपस्थित दांत भोजन को चबाते हैं। मुख में उपस्थित लार ग्रंथियों से टायलिन नामक एंजाइम स्रावित होता है जो मंड को शर्करा में बदलता है, तथा लाइसोजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक कीटाणु को नष्ट करता है। अब हम इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम मुख में भोजन को लेते हैं। जब हम भोजन को मुख में ले लेते हैं तो भोजन मुख में चूंकि हमारे दांत उपस्थित होते हैं तो दांत क्या करते हैं, हमारे भोजन को यहाँ पर पीसते हैं, कुतरते हैं। अब इसी कुतरने और पीसने के दौरान क्या होता है कि आपके मुख गुहिका में पाई जाती हैं लार ग्रंथियाँ। यहाँ पर हम लार ग्रंथियों के बारे में बता चुके हैं कि आपके मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं और इन लार ग्रंथियों से लार निकलते हैं। तो ये लार आपके इस भोजन में मिलते रहते हैं। अब इसी लार में उपस्थित होती है टायलिन नामक एंजाइम। तो ये क्या करती है कि जो भोजन में मंड होते हैं इस मंड को शर्करा में परिवर्तित कर देती है, यानी कि पाचन की क्रिया यहीं से मुख से ही स्टार्ट हो जाती है। तो लार में जो टायलिन होते हैं ये आपके मंड को क्या करते हैं, आपके जो भोजन में मंड उपस्थित होते हैं इसको यहाँ पर शर्करा में परिवर्तित कर देते हैं। और इसी लार में आपके पाई जाती है लाइसोजाइम नामक यहाँ पर एंजाइम। तो ये क्या करती हैं कि अगर आप भोजन करते हैं तो उसमें जो हानिकारक कीटाणु होते हैं इनको यहाँ पर ये नष्ट करती हैं। तो ये आपका हो गया मुख गुहिका में पाचन। अब हम बात करते हैं ग्रास नली में पाचन के बारे में। तो दोस्तों इस चीज को भी यहाँ पर हम सबसे पहले लिखना जानते हैं और उसके बाद में इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों ग्रास नली में क्रमांकुचन गति तथा श्लेष्म का श्रवण होता है जिससे भोजन आमाशय तक पहुँचती है। कहने का मतलब है अगर हम इसको चित्र के माध्यम से समझें तो ये जो हमारी ग्रास नली है तो ग्रास नली के जस्ट ऊपर हमारा अभी तक बात हो रहा था मुख गुहिका का। तो मुख गुहिका में आपकी लार ग्रंथियां मिली भोजन में, वो यहाँ पर कुतरी गई। तो ये जो भोजन है अब यहाँ पर इस ग्रास नली में ट्रांसफ़र की जाती है। तो ग्रास नली में क्या होता है कि श्लेष्म का श्रवण होता है, यानी ग्रास नली के आंतरिक दीवारों से श्लेष्म का श्रवण होता है। तो यहाँ पर जो ग्रास नली होती है वो हमारी थोड़ा यहाँ पर गीली होती है।
तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम भोजन को करते हैं तो भोजन हमारा इस ग्रास नली में रुकता नहीं है, अटकता नहीं है। अब क्या होता है कि जैसे कभी कभी आप सूखा भोजन कर लेते हैं तो कभी कभी अटक जाता है आपके यहाँ पर ग्रास नली में। तो यहाँ पर क्या होता है कि श्लेष्म का श्रवण होता है इस ग्रास नली में, इस कारण से आपका भोजन यहाँ पर अटकता नहीं है। और साथ में इसी ग्रास नली में क्रमांकुचन गति होते हैं। तो इस क्रमांकुचन गति के कारण क्या होता है कि ये भोजन आपका नीचे की ओर बढ़ जाता है और ये चला जाता है आपके आमाशय में। तो अब हम बात करते हैं आमाशय में पाचन की क्रिया के बारे में। अब दोस्तों सबसे पहले इसको भी यहाँ पर हम लिखना जानते हैं और उसके बाद में इसको हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों आमाशय लगभग 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी थैलीनुमा संरचना होती है जिसमें जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है। इससे जठर रस निकलते हैं और जठर रस में 97 से 99% जल, 0.2 से 0.5% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन, जठर लाइपेज, रेनिन आदि एंजाइम पाए जाते हैं। अब दोस्तों इस चीज़ को यहाँ पर हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये जो हमारी अभी ग्रास नली थी, ये ग्रास नली नीचे यहाँ पर एक थैली नुमा संरचना से जुड़ी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो थैली नुमा संरचना है इसको हम बोलते हैं आमाशय। अब इस आमाशय में बहुत सारी जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है और इन जठर ग्रंथियों से निकलते हैं जठर रस। और जो जठर रस होता है उसमें 97% से लेकर 99% जल होता है। उसके बाद में इसमें 0.2% से लेकर 0.5% तक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। उसके बाद में इसमें पेप्सिन, जठर लाइपेज, रेनिन आदि यहाँ पर एंजाइम पाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो हमारी आमाशय होती है, इस आमाशय से ये जठर रस निकलते हैं। उसके बाद में जो आपकी ग्रास नली थी, उस ग्रास नली से जो भोजन आता है वो जब आपके इस आमाशय में पहुंचता है तो इस आमाशय में ये जो जठर रस निकलता है ये आपके उस भोजन में मिल जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब ये जठर रस आपके भोजन में मिल जाता है तो इसी आमाशय में क्रमांकुचन गति होता है, यानी कि यहाँ पर मंथन गति इसको बोल सकते हैं, यहाँ पर इसमें गति होती है। तो इस गति के कारण क्या होता है कि चूंकि भोजन में आपके जठर रस मिल चुके होते हैं और साथ में ये जो जठर रस होता है इसमें 97 से 99% जल होता है। तो इससे क्या होता है कि क्रमांकुचन गति और उसके बाद में जल की मात्रा पाने के कारण क्या होता है कि जो आपकी भोजन होती है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट कर लुगदी नुमा यहाँ पर इसी आमाशय में बन जाती। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि ये जो अभी लुगदी बनी, ये लुगदी बनी जठर रस के कारण। तो जठर रस में हमने बताया कि पेप्सिन पाई जाती है। तो जो पेप्सिन होती है वो डायरेक्ट पेप्सिन नहीं पाई जाती है, निष्क्रिय पेप्सिनोजन पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं कि चूंकि अभी हमने बताया कि 0.2 से 0.5% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है कि ये जो पेप्सिनोजन होते हैं इसको चेंज कर देता है सक्रिय पेप्सिन के रूप में। और ये जो आपका पेप्सिन होता है ये आपके प्रोटीन का यहाँ पर पाचन करता है, यानी कि जो भोजन आता है आपके आमाशय में उसमें जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन का पाचन ये आपका पेप्सिन कर देता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है कि जो जठर रस होता है इसमें पेप्सिन डायरेक्ट नहीं पाया जाता है, इसमें निष्क्रिय पेप्सिनोजन पाए जाते हैं। और ये जो निष्क्रिय पेप्सिनोजन होते हैं इसको जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है इस जठर रस में, इसको चेंज कर देता है सक्रिय पेप्सिन के रूप में। और जो सक्रिय पेप्सिन होते हैं ये आपके भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करते हैं। तो ये आपका हो गया पेप्सिन का कार्य। अब हम यहाँ पर बात करते हैं रेनिन का कार्य, क्योंकि अभी हमने बताया कि आपके इसी जठर रस में रेनिन पाया जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि रेनिन भी यहाँ पर पूर्ण रूप से सक्रिय रूप से यहाँ पर नहीं पाया जाता है, ये पाया जाता है प्रोरेनिन के रूप में और ये निष्क्रिय होता है। तो यहाँ पर क्या करता है कि ये जो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ये इस निष्क्रिय प्रोरेनिन को यहाँ पर रेनिन में, सक्रिय रेनिन में यहाँ पर चेंज करता है। और ये जो रेनिन होता है ये दुग्ध प्रोटीन का पाचन करता है। यानी कि क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादा दूध पीते हैं, यानी कि वो भोजन नहीं करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि दुग्ध में जो प्रोटीन पाए जाते हैं उसका पाचन यहाँ पर ये रेनिन करता है। तो ये आपका हो गया।
अब यहाँ पर क्या होता है कि अभी हमने बताया कि जो आपका यहाँ पर जठर रस होता है, इसी जठर रस में उपस्थित होते हैं जठर लाइपेज। तो दोस्तों ये जो जठर लाइपेज होता है, ये आपके भोजन में जो वसा होता है उसका पाचन यहाँ पर कर देता है। तो ये आपकी क्रिया होती है इस आमाशय में, और आमाशय में भोजन की एक लुगदी बन जाती है। अब ये लुगदी आपके ग्रहणी में यानी कि छोटी आंत में प्रवेश करती है। तो अब हम बात करते हैं छोटी आंत में पाचन के बारे में। अब दोस्तों इस चीज़ को भी यहाँ पर हम सबसे पहले लिखना जान लेते हैं, और उसके बाद में इसको हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों छोटी आंत की ऊपरी भाग ग्रहणी में पित्ताशय से पित्त रस तथा अग्न्याशय से अग्न्याशयिक रस निकलता है, जो आमाशय से ग्रहणी में आए हुए भोजन के लुगदी में मिल जाता है। कहने का मतलब है, अगर हम इसको चित्र के माध्यम से समझें, तो यहाँ पर ये जो अभी हमने आमाशय पढ़ा, इस आमाशय के जस्ट नीचे ये जो आकृति घूमी हुई दिखाई देती है, ये आपकी होती है ग्रहणी, और इस ग्रहणी का संबंध होता है आपके यहाँ पर इस अग्न्याशय से। तो ये जो अग्न्याशय होता है, इस अग्न्याशय से निकलते हैं अग्न्याशयिक रस। तो ये आकर आपके इस ग्रहणी में जो अभी जो हमारा आमाशय है, इस आमाशय में जो भोजन की लुगदी बनी, वो जब ग्रहणी से होते हुए गुजरती है, तो यहाँ पर ये जो अग्न्याशय है, अग्न्याशय से निकलते हैं अग्न्याशयिक रस, और ये आपके उस लुगदी में मिल जाते हैं। पहला काम हो जाता है। फिर इसी ग्रहणी का संबंध होता है पित्ताशय से, और इस पित्ताशय में भरी होती है पित्तरस। अब ये जो पित्तरस भरी होती है, ये जो हमारी यकृत यहाँ पर दिखाई दे रही है, इस यकृत में पित्तरस का निर्माण होता है, और यही पित्तरस आपके इस पित्ताशय में एकत्रित होती है। और ये पित्तरस जब आपका भोजन यहाँ पर आमाशय से इस ग्रहणी में आता है, तो यहाँ पर आपके भोजन में मिल जाता है। दोस्तों ये जो हमारा पित्त रस होता है, ये एक क्षारीय रस होता है, और चूंकि जो अभी यहाँ पर ये जो हमारा आमाशय था, आमाशय में पाया गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये क्या करता है कि आपके भोजन को अम्लीय बनाए रहता है। यानी कि जो आपका यहाँ पर जो इस आमाशय में जो लुगदी तैयार होती है, ये लुगदी अम्लीय होती है, और जैसे ही ये जब ग्रहणी में पहुँचती है, तो ग्रहणी में जो पित्ताशय जुड़ा होता है, और पित्ताशय से जो रस निकलता है यानी पित्त रस निकलता है, ये पित्तरस आपका क्षारीय होता है। तो ये क्या करता है कि आपका जो भोजन होता है, यानी कि जो भोजन यहाँ पर लुगदी जो आती है, इस लुगदी को यहाँ पर ये क्षारीय कर देता है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि ये जो हमारी ग्रहणी है, ये ग्रहणी संबंधित होती है हमारे इस अग्न्याशय से, और इस अग्न्याशय से निकलते हैं अग्न्याशयिक रस। और ये जो अग्न्याशयिक रस होते हैं, इसमें 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जिसमें से हमारा पहला होता है एमाइलेज, दूसरा होता है लाइपेज, और तीसरा होता है ट्रिप्सिन तथा काइमोट्रिप्सिन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एमाइलेज के बारे में। दोस्तों यह कार्बोहाइड्रेट के उस भाग को शर्करा में बदल देता है जो मुख गुहिका में लार के प्रभाव से बच जाता है। कहने का मतलब है कि ये जो हमारा एमाइलेज होता है, इस यहाँ पर अग्न्याशयिक रस में उपस्थित होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम भोजन को करते हैं, तो भोजन में जैसे राल मिलता है, कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जहाँ पर राल नहीं मिल पाता है, तो वहाँ पर शर्करा में जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है वो नहीं बदलता है। तो जब ये आकर इस ग्रहणी से गुजरता है, तो यहाँ पर जब अग्न्याशयिक रस आपके इस लुगदी में मिलते हैं, तो चूंकि वहाँ पर लुगदी बना हुआ होता है, तो वहाँ पर क्या करता है कि यही एमाइलेज उस चीज़ को शर्करा में, यानी कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको यहाँ पर शर्करा में बदल देता है। अब यहीं पर हम बात करते हैं लाइपेज के बारे में। दोस्तों यह भोजन में उपस्थित वसा को वसीय अम्लों में परिवर्तित कर देता है। कहने का मतलब है कि अगर आप भोजन करते हैं तो उसमें वसा की मात्रा होती है। अब ये वसा आपके आमाशय तक आ जाती है, आमाशय में भोजन की लुगदी बन जाती है। जैसे ही ये ग्रहणी से गुजरती है, तो अग्न्याशय से अग्न्याशयिक रस जो निकलते हैं, उसी में लाइपेज एंजाइम पाए जाते हैं, और ये एंजाइम क्या करते हैं, इस वसा को वसीय अम्लों में परिवर्तित कर देते हैं, और इस वसीय अम्ल का अवशोषण कर लेती हैं जो आपकी रुधिर होती है और जो लसिका होती है ये। तो ये आपका इस लाइपेज का कार्य होता है। अब हम बात करते हैं ट्रिप्सिन तथा काइमोट्रिप्सिन के बारे में। अब दोस्तों ये जो आपका ट्रिप्सिन होता है, ये आपके अग्न्याशय में डायरेक्टली नहीं पाया जाता है,
यहाँ पर पाया जाता है निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन। और ये ट्रिप्सिनोजन को क्या करता है कि जो एंटी रोकाइनेज होता है वो क्या करता है कि इस ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में चेंज कर देता है। और ये जो ट्रिप्सिन होता है ये आपके प्रोटीन को क्या करता है, अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। यानी कि ये जो आपकी ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन होती हैं ये आपके जो प्रोटीन होती हैं इस चीज़ का यहाँ पर ये पाचन करती है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि ये जो आपका आमाशय में भोजन की लुगदी बनी थी ये ग्रहणी से जब गुजरती है तो इसमें पित्त रस मिल जाते हैं और अग्न्याशयिक रस मिल जाते हैं, और जो आपका अम्लीय लुगदी था वो अब क्षारीय लुगदी में परिवर्तित हो जाता है। अब ये आपके छोटी आंत के मध्यांतर में जाती है। अब मध्यांतर में क्या होता है कि उसमें भी यहाँ पर रस पाए जाते हैं, पाचक रस। ये जो पाचक रस होते हैं ये भी आपके क्षारीय होते हैं, तो भोजन को पूर्ण रूप से क्षारीय ये कर देते हैं और यहीं पर आपके भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये भोजन अब ट्रांसफ़र होता है बड़ी आंत में। तो यहाँ पर बड़ी आंत में क्या होता है कि बड़ी आंत में आपके भोजन में जो लुगदी थी उस लुगदी में पानी की मात्रा होती है, यानी जल की मात्रा होती है। तो यहाँ पर जल के मात्रा का अवशोषण होता है, यानी कि जल की मात्रा की कमी होती है। और उसके बाद में यही भोजन आपका जो यहाँ पर मल द्वार है और यहाँ पर जो मलाशय है इससे होती हुई मल द्वार द्वारा ये बाहर निकल जाती। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों यदि आप नए हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।